हार्दिक धन्यवाद आपने रावत जी। सतत नमन ये सेम नागराजा की भूमि और गंगूरमूला की भूमि तय मैं सतत नमन कर दूं और प्रणाम कर दूं। मतलब यह जो संस्कृति छ या स्कोट बिटेन नाराकोट की यह संस्कृति छ और स्कोट बिटेन चाई यानी कि यो केदार खंड हो यो मानव खंड हो। अगर तय मानव खंड बिटेन देखो तो गोलजू महाराज न्याय के देवता गोलजू महाराज की भूमि च हाट कालिका की च और यक अगर केदार खंड में देखो तो यक रघुनाथ महाराज और मासू महाराज को भूमि था। तो ती भूमि का बीच में विराजमान सभी देवी देवताओं चाहे वो काशी विश्वनाथ हो चाहे गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ हो तो तय मेरे सत सत नमन और सत सत प्रणाम। अगर ये धरती में जग मतलब ये पहाड़ में जो पुरुष वर्ग छे वो पलायन कर छुलयो और ये पहाड़ की अगर जिम्मेदारी कैगम छ ती नारी शक्ति मंग छ ती नारी शक्ति तय में ती मातृ शक्ति तय में सत सत नमन और सत सत प्रणाम कर दूं। कने की रीढ़ की हड्डी छ ती का बिना वही नहीं सकदू। और ये कार्यक्रम अगर कहीं गाँव वापसी का अगर करवाई वाक्य में अगर हम गाँव वापस आया तो हम ये गाँव वापस ये जो कार्यक्रम का जितने भी संयोजक चाहे रावत एडवोकेट रावत जी हो डॉक्टर रावत जी हो ये कार्यक्रम में जितने भी लोग तो मेरे सत सत नमन और सत सत प्रणाम। माँ भारती तो शक्ति दो कि तोड़ी शक्ति दो कि ये जो गांव वापसी जो हम आज भगीरथी प्रयास जो करी वो भगीरथी प्रयास ताकि सफल हो और लोगों को भलो हो और हम तय रोजगार की संभावना यकी उपलब्ध हो। मैं थोड़ा आपको परिचय दे रहा हूँ। मैं रघुवीर नौटियाल मैं यकी सेम नागराजा की नजर का सामने गोरसाड़ा गांव को रणवाऊ छ। मैं 1990 में मुझे पता चला कि साल भी बदलते हैं। हाँ गांव को आदमी चवाए तो सत्य बोलनी बड़ी जरूरी है। तो 1990 में पता चला कि साल भी बदलते हैं तो मैंने एक प्रण किया कि मैं इस माँ भारती के लिए काम करूंगा और एक कागज पे लिखा कि मेरा तन मन धन इस माँ भारती के काम आएगा। लेकिन कट गए 1990 और सीधा 2017 में मुझे ध्यान आया कि मैंने कुछ सोचा भी था अपने गांव के लिए। सिर्फ तुलना की मैं तब तक किसी एमएनसी में बहुत अच्छे पद पर चला गया था तो अपनी उस लाइफ स्टाइल को और अपने गांव की लाइफ स्टाइल को कंपेयर नहीं कर पाया और जो वापसी का जो ध्येय था या माँ भारती का जो ध्येय था पता नहीं कहां चला गया। 25 नवंबर 2019 को मैं तब रुद्रपुर में काम करता था विकास नगर और मेरे भाई साहब का फोन आया कि पिताजी का तबियत खराब है। भाई साहब का फोन आया कि पिताजी का तबियत खराब है आप आ जाइए। ये 25 नवंबर 2019 की बात है। हम रात को हम 4 भाई हैं मैं सबसे छोटा भाई हूँ। हम चारों भाई मतलब पिताजी को मेडिकल फैसिलिटी के लिए देहरादून में रखा हुआ था। तो रात को लगभग 10-11 बजे हम सारे भाई पहुंच गए। पिताजी की आवाज बंद थी और पिताजी ने हमको हाथ में लिया और थोड़ी देर बाद उनकी आवाज खुलने लगी। तब जो माँ भारती का जो सपना था कि माँ भारती के लिए काम करेंगे तो हम सोच रहे थे कि हम इधर हरिद्वार रुड़की में कहीं पे कोई जमीन लेंगे और किसी उद्योग को स्थापित करेंगे। और लेकिन पिताजी के जो शब्द है मैं एग्जैक्ट वही शब्द आपके सामने रखता हूँ। पिताजी ने बोला वो तो मैंने बोला था कि हम उद्योग लगाएंगे तो आपको अभी जाने का समय नहीं है। पिताजी ने कहा वो तो ठीक है लेकिन जय गौ बेटे नमाया तय गौ को क्या बोलूं। उसके 15 दिन बाद पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी इस दुनिया से चले गए लेकिन वे उनके दिए हुए संस्कार और उनके जो अंतिम शब्द थे जो मृत्यु शैया पे उनके जो शब्द थे वो शब्द हमारी रगों पे बैठ गए। और जब प्रकृति का चक्र चलता है साहब जब प्रकृति चाहती है कि आपको वाक्य में इस क्षेत्र के लिए कुछ करना है और विश्व के सामने सबसे बड़ा संकट कोविड-19 आ गया। मैं उस समय रुद्रपुर में था। रुद्रपुर से जॉब चेंज कर रहा था। राजस्थान में मुझे शिफ्ट होना था। तब तक कोविड-19 आ गया लॉकडाउन लग गया
और मैं अपने गांव गोरसाड़ा आ गया। गोरसाड़ा आया 14 दिन। मैंने साहब एक चीज किया, मैंने श्रीमद् भागवत गीता को अपने साथ लिया। पितृ कार्य में तो थे ही, तो पितृ कार्य में थे तो श्रीमद् भागवत गीता का मैं वंचन कर रहा था उस समय, और उस किताब ने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। उस किताब ने, जो मैं साइंस वर्ग का यानी साइंस से पढ़ा और साइंस में ही अपना लगभग 18-19 साल मैं अपना, तो उसने मुझे आध्यात्म की ओर ले गया। और उस दौरान जब लॉकडाउन लगा, श्री नीलकंठ पावर प्रोजेक्ट का हमने गोरसाड़ा में स्थापना की, और उस दौरान 2500 मैंडेज, यानी हमने उस कोविड संकट में, जब लोगों के सामने संकट था कि लोगों के पास रोजगार नहीं था, उस समय हमने 2500 मैंडेज, अप्रोक्स उसकी जो कॉस्ट है वो 12 लाख कॉस्ट हमने अपने 4-5 गांवों में अपने लोगों को दिया। अगर मैं 8 मार्च 2023 तक देखूं तो हमने लगभग 550 मैट्रिक टन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया इस क्षेत्र से। अगर उसके बदले अगर कोई बिजली जलती तो कोई ईंधन जलता, तो जो CO2 का जो उत्सर्जन है वो कम किया, वो लगभग 550 मैट्रिक टन है। अब ये तो रहा मेरा परिचय। पुनः इस विचार इसी पे आते हैं कि हम वापस में गांव वापसी क्यों करें, और कितने धन्य हैं हम। यानी कि कल भी बहुत सारे वक्ता लोग थे, बहुत सारे लोग, चाहे वो राकेश राणा जी थे, दीदी, वो एक दीदी भी जो स्वराज विद्वान दीदी, वो भी काफी, और इधर के विधायक साहब, इधर से इस्टवाल साहब, बहुत सारे वक्तव्य और बहुत सारा, और मेरे बहुत सारे सवाल थे। उन सवालों का समाधान मुझे इस मंच के माध्यम से मिल गया है। मेरे बहुत सारे सवाल थे ऐसे कि मैं वापस आऊंगा तो करूंगा क्या। जो जॉय साहब हैं, जो बाको, हाँ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो मैं यही डर रहा था कि पलायन का सबसे बड़ा कारण वो भी है। हम इस केदार खंड और मानस खंड में रहते हैं, और कितने धन्य हैं हम कि हमारा जन्म उस धरा पर हुआ है जिस धरा पर मां पतित पावनी मां गंगा अवतरित हुई है। कितने धन्य हैं हम कि अगर भगवान विष्णु को इस धरा पर किसी ने लाया है तो श्रृंगी ऋषि है, वो हमारे उत्तरकाशी से है, और हम धन्य है कि हम उनकी जन्म भूमि पे ही जन्म हुआ है। चाहे वो ऋषि भृगु हो, चाहे गुरु कपिल मुनि हो, परशुराम हो, और अगर इस धरा से तो कोई सशरीर अगर उस यम के दर पे गया है तो हम धन्य हैं कि हम उसी नचिकेता की भूमि से हैं। इतना गौरवमयी इतिहास, लेकिन आज हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। कारण है तो पलायन। और पलायन किसके लिए हुआ है? इस युवा के लिए नहीं हुआ साहब, उस मां के लिए हुआ है, उस बाप के लिए हुआ है जिसने टल्ला लगा के अपने बच्चे को पढ़ाया था। उस मां के लिए हुआ है जिसने 80 किलो का वजन अपनी पीठ पे लाया होगा बेचारी ने, वो आज इसी गांव में रह रही है। पलायन तो उसके लिए हुआ है साहब। तो मैं पलायन को अपनी कविता के माध्यम से आपके बीच रखना चाहता हूं। है मेरा लाडा, है मेरा लाडा तू भोड़ी है जा ही डांडी काठी पे धाऊ लांदी। है मेरा लाडा तू भोड़ी है जा ही डांडी काठी पे धाऊ लांदी। यो घोड़ी बौद्धों को गुंगरोट, यो घोड़ी गलियांडी संविधानी हर्ची की। कख गए होला ये थोवा मेरा, कख गए होला ये थोवा मेरा, कख हर्ची होलो मुल्का को रिवाज, कख हर्ची होलो मुल्का को रिवाज। है मेरा लाडा तू भोड़ी है जा ही रीति रिवाज तो धाऊ लांदा। बैबाबुन सुपिना देखिल्या पढ़ी लेखिक लाडू मेरो ये रीति रिवाज ऐथर ले जालो, पढ़ी लेखिक ये रिवाज ऐथर ले जालो। पढ़ी लेखिक लाडू मेरो पहाड़ छोड़ेगी पलायन करेगी, पहाड़ छोड़ेगी पलायन करेगी। मेरू पहाड़ ये कुली रहेगी, मेरी भी आस ही रहेगी, मेरी भी आस ही रहेगी। अब इस चेतावनी को जरूर सुनेगा साहब कि
है पंचु प्रधान तुम जागी जावा, है पंचु प्रधान तुम जागी जावा, है देवी देवताओं तुम देना हो जावा। कूदेलु द्यू कूदेलु द्यू कुलालु धुनेव, मेरू पहाड़ बंजर भेजालू, मेरू पहाड़ बंजर भेजालू, है मेरा लाडा तू भोड़िए जा, ही गौ की धुनेव त्वे धाव लांदी। समाधान क्या है इसका? समाधान है स्वरोजगार होलो पलायन, स्वरोजगार होलो पलायन रुका लो, मेरो लाडू फिर सी भोड़ी आलो, मेरो लाडू फिर सी भोड़ी आलो, है मेरा लाडा तू भोड़ी जा, यू स्वरोजगार त्वे धाव लांदू। तो अब इसके समाधान की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो ये कि प्लान किया किस लोगों ने है। तो मेरा दो मिनट, यानी कि अगर मास्लो थ्योरी के हिसाब से देखें और जो सिक्योरिटी है, जो इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी यानी कि चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं से हो, चाहे वो जानवर से हो, चाहे मेरा मार्केट मेरा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मैं बिजनेस को चला भी पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। बहुत सारे अभी नोटियाल साहब कह रहे थे कि मार्केट ही नहीं होगा तो करूंगा क्या। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। तो सबसे पहले तो वो इनसिक्योरिटी है, अगर मास्लो थ्योरी में भी ऐसी बोला गया। दूसरा है कि हम अपलिफ्ट करने के लिए, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए प्लान कर रहे हैं। और दूसरा, अगर यानी कि प्लान अगर करना है, और पलायन दोनों चीज है, प्लान अच्छा भी है और बुरा भी। अच्छे का एग्जांपल आप सर को देख रहे होंगे, अगर रिवर्स अगर प्लान नहीं करते तो शायद हमारी और ग्रीन कॉन्सेप्ट को सारी दुनिया तक नहीं पहुंचाते। और जब वो सक्षम हुए, कोई वक्ता बोल रहे थे यहाँ से कि जो लोग जिनके पास पैसा होगा वही रिवर्स प्लान कर पाएगा, और तभी वो 4 भाई का और का रोजगार भी सृजन कर पाएगा। तो यानी कि रोजगार अच्छा भी है। और एक चीज और समझना है कि प्लान कब कब होता है? जब आर्थिकी धुरी बदलती है तब तक प्लान होता है। अगर पहले आर्थिकी धुरी क्या थी? पहले आर्थिकी धुरी हमारी मतलब कृषि थी। आज आर्थिकी धुरी कृषि से घूमकर सीधे हम चले गए हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग की ओर चले गए। यानी कि सारे जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि क्यों ना हम इसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए। कल अग्रवाल साहब कह भी रहे थे कि यानी कि सारी दुनिया इसे एज ए मार्केट देखती है। तो हमको ये धुरी बदल चुकी है। तो धुरी बदल चुकी है तो प्लान होगा ही होगा। या तो हमको उसको रोकने के लिए जो समाधान मैं आगे बात कर रहा हूं, उन समाधान की ओर चलते हैं। इसे टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, इसको हमको फिक्स करना पड़ेगा कि इसका आरसे करना पड़ेगा, इसका रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई इसको यहां पे क्लोज करना पड़ेगा। उसके लिए क्लोज के लिए यानी कि वापस किस को आना चाहिए, उसको मैं 3 कैटेगरी में बांटता हूं। अगर मेरे को 100 रुपए तनख्वाह मिलती है, मेरा 100 रुपए का तनख्वाह है, 50 रुपए मेरा कमरे का किराया है, 30 रुपए मेरा खाने पीने में जाता है, और 20 रुपए मेरा महीने में बचता है। जब मैं वहां से घर आता हूं तो मेरा 100 रुपए का दिहाड़ी 100 रुपए का लगता है। ना मैं अपने माजी पिताजी के लिए कुछ ले जा पाऊंगा, ना मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ ले जाऊं पाऊंगा। तो क्यों मैं उस नौकरी को करूं भाई? और 5 महीने बाद मैं घर जाने की सोचूं, क्योंकि 20 बजे 100 रुपए मैंने बचाया, 100 रुपए, और सिर्फ आने का खर्चा है, जाने का खर्चा नहीं है। तो यानी जाने के लिए भी फिर पिताजी से माजी से लेना पड़ेगा। तो ऐसी नौकरी क्यों करूं? ओके। तो यानी कि उन लोगों को अपना सर्वाइवल जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, उनको इमीडिएट वापस आना चाहिए। सेकंड है कि अगर कोई टेक्निकल प्रोफेशनल है, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, कि अगर कोई टेक्निकल प्रोफेशनल है, क्योंकि ये बातें बोलना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि कुछ टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं जिनको 2023 में 100 रुपए मिल रहा है, लेकिन उसे पता है कि 2025 में उसको 1000 रुपए मिलेगा, यानी उसका सैलरी 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो वो करे, लेकिन प्लान करे कि मैं 2028 में फिर से वापस आ जाऊंगा उत्तराखंड। और तीसरा, जो एस्टेब्लिश लोग हैं, जैसे आप लोग एस्टेब्लिश हैं, आप लोग बहुत सारे एस्टेब्लिश लोग हैं जो अपना पैसा खर्च कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, तो अपना क्षेत्र में जरूर पैसा खर्च कीजिए। और अब मैं व्यक्तित्व विकास में आता हूं, क्योंकि अगर बिजनेस अगर आपने मन बना लिया मैं वापस जा रहा हूं, तो 2 किताब ले आइए अपने साथ। एक मैं श्री रामचरितमानस की बात करूंगा और एक श्रीमद् भागवत गीता। ये आपके पुरुषार्थ को जगाएंगे, और पुरुषार्थ जब करेंगे तो आपको किसी MBA करने की जरूरत नहीं है।
आपका माँ बाप तो यही एमबीए आपको पढ़ाते हैं। मैं आपको सही बता दूं, अगर मैं अगर मैं अपना एग्जांपल देखूं, मैं आपको सही बता दूं, मैं इसी राजकीय इंटर कॉलेज बड़े से पढ़ा हूं और इसी आपके, और मैं मेरी जो टीम में होते हैं, जो टीम मेंबर है, वो आईआईटीएन होते हैं या आईएम के होते हैं या सीपीआरआई मैसूर के होते हैं या एसबीटीआई कानपुर के होते हैं। तो वो यानी इन दो किताब को, और आप ऐसा मत सोचे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप खुद को बोले कि नहीं साहब मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, ऐसा आपको, और पहाड़ी आदमी सब कुछ कर सकता है, ये मेरा मेरा अपना अनुभव है। अच्छा, कनेक्ट कीजिएगा अपने आप को बिग गोल से। अभी जैसा कि यूनाइटेड नेशन ने भी अभी जो है मिलेट किया, तो आप मिलेट से रिलेटेड आपने स्वरोजगार को लगा सकते हैं। दूसरा, अपने आप को कनेक्ट कीजिए बिग गोल से। अभी भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का 2024 का टारगेट है कि ये 5 ट्रिलियन डॉलर जाएगी। गैप है 1.5 ट्रिलियन डॉलर। 1.5 ट्रिलियन डॉलर में से 0.8% जो 0.8% जो आएगा वो स्टार्टअप से आएगा। तो मेरे पहाड़ में क्यों ना लगे भाई स्टार्टअप? आप भी सोचिए, आप लोग जरूर सोचना जो है एनएसएस के लोग हैं, क्योंकि आप आने वाले भविष्य हैं। तो 0.8% अगर मैं जस्ट अपनी जर्नी बताता हूं कि जब पहला मुझे लोन लेना था, पहला लोन लेने के लिए मुझे 6 महीने लगाने पड़े। एक रीजनल मैनेजर ने मुझे जस्ट बोला था कि आपको नहीं मिलेगा पैसा, लेकिन जब मैंने एक प्रोजेक्ट लगाया, उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट लगाया, उसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट लगाया, और तीसरे प्रोजेक्ट के लिए लोन देने के लिए गवर्नमेंट अपने आप बैंक ने बोला कि आप लोन ले लीजिएगा। सिर्फ आपको अपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, लोन भी मिलेगा। मैं फाइनली समाधान में जाऊंगा। अपनी बात कंक्लूड करता हूं। एक तो चेंजिंग अरीना है, जो बच्चे अपनी जॉब करने के लिए जा रहे हैं, जिन्होंने 5 साल 2028 में वापस आना है, तो शुरू के 2-3 साल अपना टेक्निकल स्किल में लगाइए, उसके बाद 1-2 साल अपना इंटरपर्सनल स्किल पे लगाइए, और फिर फाइनली जब वापस आ रहे हैं उससे पहले कॉन्सेप्चुअल स्किल पे जरूर लगाइए। अब वापस आने की बात करते हैं। अपने कल्चर को बचा के रखिएगा। और पॉलिटिकल एक बात, राकेश राणा भाई जी नहीं है, अच्छा, कल यहाँ पे पॉलिटिक्स की भी बात हो रही थी, तो पॉलिटिक्स इतनी साफ कीजिए। मैं 2017 में पंचायत चुनाव में यहाँ पे आया था, धौंतरी का दृश्य मैं अगर देखूं तो 3 कैंडिडेट की वहां पे, यानी कि फाइनल डे था इलेक्शन कैंपेन का, वहां पे खुलेआम पैसे नहीं भाई, वो जो दारू बट रहा, वहां पे पूर्व की जिला पंचायत सदस्य हमारे क्षेत्र की, मैंने उनको बोला दीदी यू क्या हो, पर यही तो विडंबना है। लेकिन ये विडंबना का झुकने वाला चाहिए, हम आप हम सब लोग हैं उस विडंबना के। और एक घूस, अगर आप वापस आ रहे हैं, घूस बिल्कुल मत दीजिएगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता दूं, मैं लॉकडाउन के दौरान में मैं उत्तरकाशी गया था, मुझे जमीन अधिग्रहण करना था, और उसमें एक अधिकारी, मतलब जस्ट मैं 3 लोगों की जमीन थी, तो लगभग 7500 रुपए का, 7500 रुपए का पेमेंट हुआ था भाई, 7500 रुपए का था। तो मैं यानी कि 7586 रुपए ऐसा कुछ था। मैंने उसे 8000 रुपए दिया, तो मुझे लगा कि 400 रुपए वापस देगा ये अधिकारी। उसने कैलकुलेटर ऐसा निकाला, बोला 4500 रुपए और दो। मैंने कहा साहब के का ही, वो गढ़वाली थे, तो मैंने कहा के का भाई, अरे बोले जमीन को जो अधिग्रहण हो पीछे अधिकारी बैठी थी, मैंने जस्ट उनसे नजर मिलाई, तुम्हारे स्कूल भी मैंने जस्ट बोला कि ये को भी अधिकारी है माँ, मेरे को आज पता लग रहा है क्या इनका भी इसमें हिस्सा जाएगा क्या? वो चुप हो गए, और मैंने कहा वो चाय पानी पी लेना, जो 400 रुपए बचे हैं हम नहीं लेंगे। तो आप एकदम सशक्त हो जाइए, आपको घूस नहीं देना है। समाज रावत साहब, मैं एक और एडवोकेट साहब, मैं आपसे एक विनती करूंगा कि क्यों ना इस क्षेत्र में बहुत टैलेंट है, इस क्षेत्र के एक समिति टाइप का बनाए, जो पहले भी बहुत सारे लोगों ने बोला है, और वो समिति काम करे कि हम, क्योंकि जो नौटियाल साहब ने बोला कि जैविक खेती, उसका एक प्रोसीजर है कि 3 साल लगना ही लगना है। तो हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है, यानी कि जो 43 गांव है, प्लीज प्लीज भाई, मंच की भी गरिमा होती है, बार बार बोला जा रहा है कि हो चुका है, दी जा रही है, हो गया आइए रावत जी, मंच की आइए। गरिमा को समझो ना।
जैविक खेती के लिए करें तो जैविक खेती के लिए सर अगर चौरंगी खाल से लेकर और प्रताप नगर तक इन 43 गांवों को किया जाए तो रिटर्न में अंत में मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। तिवारी मैडम समझ पाते हैं कि हमने, क्योंकि मैं राजस्थान से इस कार्यक्रम के लिए आया था, इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए आया था, तो मुझे लगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम और इस प्रकार का पहला कार्यक्रम था। नहीं तो हम मंच में पलायन के लिए सिर्फ एसी वाले कमरे में बात करते थे। पहला एक कमरा है, पहला एक मंच है जहाँ पे हम खुले मंच में और बहुत सारे लोगों के साथ बात करने का मौका लगा। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। रवाल्टा साहब, आप सभी प्रत्येक लोगों का और तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। भगवान नागराज आपको सब पर आशीर्वाद बनाए रखे। धन्यवाद। धन्यवाद जी।